इंसानी शरीर की बनावट को अगर हम देखें ना तो हम सबको पता है कि कुछ नसें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल तक जाती हैं। बिल्कुल, एकदम मुख्य नसें। हाँ, और अगर उन पे हल्का सा भी दबाव पड़े ना तो मतलब पूरे शरीर की धड़कन वहीं की वहीं रुक सकती है। सही बात है। और अगर हम इसी तस्वीर को थोड़ा बड़ा करें, पूरी दुनिया के स्तर पर देखें तो बात एकदम फिट बैठती है। एकदम फिट। हमारी इस पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसके पास भी बिल्कुल वैसी ही एक मुख्य नस है, और वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, या जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ओमान और ईरान के बीच मौजूद समंदर का वो बेहद संकरा सा रास्ता। हाँ, वही। और जब भी दुनिया में इस जगह का जिक्र होता है ना तो जहन में सिर्फ रडार, जंगी जहाज और वो जो भू राजनीतिक तनाव होता है, बस उसी की तस्वीरें उभरती हैं। देखिए, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर से जो जगह पूरी दुनिया को डराती है, जो हमेशा एक तनाव का केंद्र बनी रहती है, वो असल में अंदर से एक बेहद शांत, रंग बिरंगी और सच कहूं तो एक जादुई दुनिया है। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही है। हमें किसी न्यूज चैनल की तरह युद्ध पोतों की गिनती नहीं करनी है। हाँ, वो सब तो रोज ही सुनते हैं। हमें उन सैन्य रडार और तनाव की खबरों से थोड़ा दूर जाना है। सही कहा। हमें इस जगह की उस अनदेखी प्रकृति, उसके हैरान कर देने वाले भूविज्ञान और उन सांस्कृतिक परतों को समझना है जो शायद ही कभी मुख्य धारा की खबरों में आ पाती हैं। मुझे तो लगता है कि ये विरोधाभास वाकई बहुत गहरा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी जगह को सिर्फ उसकी राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। हाँ, और उस चक्कर में उस जगह की जो असली आत्मा है, उसका जो हजारों लाखों साल का इतिहास है, वो पूरी तरह से छिप जाता है। हॉर्मुज के साथ बिल्कुल यही हुआ है। लेकिन यार, उस छिपी हुई दुनिया के दरवाजे खोलने से पहले मुझे लगता है इस मुख्य नस वाले रूपक को थोड़ा और बारीकी से समझना होगा। कि आखिर ये रास्ता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, मतलब बात सिर्फ एक संकरे रास्ते की तो नहीं है ना। हर रोज लगभग 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहाँ से गुजरता है। अगर प्रतिशत में बात करें ना, तो ये दुनिया की कुल कच्चे तेल की खपत का 20% से भी ज्यादा है। रुको एक मिनट, 20%? मतलब समुद्री रास्ते से दुनिया भर में जो तेल जाता है उसका तो ये 1/3 हिस्सा हो गया। बिल्कुल, ये कुछ छोटी मोटी संख्या नहीं है। 21 मिलियन बैरल रोजाना। अगर तेल को हम इस विशाल औद्योगिक दुनिया का खून मान लें तो हॉर्मुज सच में वो मेन आर्टरी है। एकदम सही। और जरा कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ 24 घंटे का एक छोटा सा ब्लॉकेज भी हो जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक भयानक स्ट्रोक आ सकता है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सऊदी अरब, इराक या यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के पास कोई और रास्ता नहीं है? वही तो मैं सोच रही थी, क्या वे पाइपलाइन बिछाकर इस संकरे रास्ते से बच नहीं सकते? देखिए, ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं है। कुछ पाइपलाइन मौजूद जरूर हैं, लेकिन उनकी क्षमता कम होगी। बहुत मामूली। इस 21 मिलियन बैरल के सामने वो कुछ भी नहीं है। पाइपलाइन बनाना और उसका रखरखाव करना बेहद महंगा और जटिल काम है। तो मतलब इन देशों के लिए हॉर्मुज से होकर गुजरना कोई विकल्प नहीं है? नहीं है, बल्कि ये उनकी भौगोलिक नियति है, जिसे हम ज्योग्राफिकल डेस्टिनी कहते हैं। उनके पास अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का यही सबसे बड़ा और मुख्य दरवाजा है। और यहाँ एक और पहलू समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मध्य पूर्व के देशों का आपसी मसला नहीं है। यहाँ से निकलने वाले तेल का लगभग 70% हिस्सा, 70%, एशियाई बाजारों में जाता है। अच्छा, मतलब अगर वहाँ कुछ हलचल होती है तो उसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। बिल्कुल। जब भी हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है ना, जिसे कूटनीति की भाषा में ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है, वो स्थिति जो पूरी तरह से युद्ध तो नहीं है, लेकिन वहाँ शांति भी नहीं होती। हाँ, एकदम वही। तो जब ऐसा होता है तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। समंदर से गुजरने वाले जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम अचानक आसमान छूने लगता है। और फिर शिपिंग कंपनियां अपना किराया बढ़ा देती होंगी। जाहिर सी बात है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाते हैं। यानी ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया भर के आम लोगों की वित्तीय स्थिरता को कंट्रोल करने वाली एक अदृश्य दीवार है। एग्जैक्टली सही कहा आपने। ये तो हो गई वो बात जो दुनिया जानती है। लेकिन चलिए अब उन युद्धपोतों और रडार को थोड़ी देर के लिए पूरी तरह बंद कर देते हैं। बिल्कुल, असली मजा तो अब शुरू होगा। हाँ, क्योंकि जब इस तनाव के पार देखा जाता है ना, तो एक ऐसी दुनिया सामने आती है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के दृश्य जैसी लगती है। आप हॉर्मुज द्वीप की बात कर रही हैं? बिल्कुल, हाँ, जिसे
इंद्रधनुषी द्वीप या रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है, मतलब 500 मिलियन साल पुराना भूविज्ञान। और बताया जाता है कि यहाँ की जमीन में 70 से ज्यादा तरह के खनिज पाए जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली चीज है यहाँ की लाल मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में गिलाक कहते हैं। हाँ, गिलाक। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि कोई जगह इतनी रंग बिरंगी और खून जैसी लाल कैसे हो सकती है। देखिए, इसके पीछे लाखों सालों का एक बहुत ही दिलचस्प भूगर्भीय विज्ञान है। ये जो गिलाक है ना, ये असल में हीमाटाइट है। हीमाटाइट हाँ। मतलब आयरन ऑक्साइड का एक रूप। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ की ज्वालामुखी चट्टानों में पाया जाता है। अगर इसके बनने की प्रक्रिया को समझें तो लाखों साल पहले फारस के खाड़ी के आसपास उथले समंदर थे। और जब वो पानी भाप बना तो वहाँ नमक की मोटी परतें जम गई होंगी। हाँ, और समय के साथ वो नमक भारी ज्वालामुखी मलबे और चट्टानों के नीचे दब गया। हाँ, अब विज्ञान का एक नियम है कि नमक आसपास की चट्टानों के मुकाबले हल्का या कम सघन होता है। एकदम सही। तो लाखों सालों के भारी दबाव के कारण वो नमक एक प्लास्टिक की तरह धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा। अरे वाह! उसने ऊपर की कठोर चट्टानों को चीर दिया होगा। हाँ, और सतह पर आ गया। इस पूरी प्रक्रिया को डायपरिज्म कहते हैं। इसी जबरदस्त उथल-पुथल ने गहराई में छिपे खनिजों को सतह पर ला दिया। और इसी वजह से हॉर्मुज़ द्वीप का जन्म हुआ। और इसी डायपरिज्म की वजह से यहाँ की मिट्टी खून जैसी लाल है। बिल्कुल। यार, ये प्रक्रिया तो सच में किसी जादू जैसी लगती है कि नमक चट्टानों को चीर कर बाहर आ जाए। है ना, प्रकृति का अपना जादू है। लेकिन इस गिलाक मिट्टी के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो इसका इस्तेमाल है। हाँ, वहाँ के लोग इसका बहुत अनोखा इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह होगी जहाँ की मिट्टी को चेहरे पर कॉस्मेटिक की तरह लगाया भी जा सके और उसी मिट्टी को मसाले की तरह खाने में भी डाला जा सके। हाँ, यहाँ के लोग इस लाल मिट्टी का इस्तेमाल अपनी पारंपरिक तोमशी ब्रेड के साथ बनने वाली करी में करते हैं। ये तो सचमुच धरती का स्वाद चखने जैसा है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है, मतलब मिट्टी खाना? देखिए, हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक आयरन ऑक्साइड है और सदियों से उनके आहार का हिस्सा रहा है। उनका शरीर इसके अनुकूल हो चुका है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान अपने भूगोल के साथ कितने गहरे तक जुड़ सकता है। और ये लाल रंग सिर्फ खाने या कॉस्मेटिक तक सीमित नहीं है। जब इस लाल तट पर लहरें टकराती हैं ना, तो पानी का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है, जैसे समंदर किनारे खून की लहरें टकरा रही हो। सही कहा। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि यहाँ की रेत और लाल मिट्टी बहुत ही बारीक है, एकदम हल्की। तो जब समंदर की लहरें तेजी से किनारे से टकराती हैं तो वो इस खनिज को पानी में घोल देती हैं। हाँ, जिससे वो डरावना लेकिन बहुत ही जादुई नजारा बनता है। और अगर उस लाल रेत को ध्यान से देखा जाए तो उसमें काले और भूरे रंग के कण भी दिखाई देते हैं, जो तेज धूप में एकदम हीरो की तरह चमकते हैं। वो असल में मैग्नेटाइट और अभ्रक के क्रिस्टल होते हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसा लाल तट जो मंगल ग्रह जैसा दिखता है और आपके पैरों के नीचे सोने और हीरे जैसी चमक है। क्या अद्भुत दृश्य होता होगा। और इस मंगल ग्रह जैसे नजारे के बीच यहाँ की एक बेहद अनोखी स्थानीय वास्तुकला भी है, जिसे मजारा रेजिडेंस कहा जाता है। वो रंग बिरंगी इमारतें। हाँ, इसे अगर दूर से या ऊपर से देखा जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी विशालकाय इंसान ने जमीन पर मुट्ठी भर स्किटल्स कैंडी या रंग बिरंगी गोलियां बिखेर दी हो। वो गुंबद के आकार की इमारतें वाकई बहुत ही खास हैं। हाँ। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे सुपर अडोब तकनीक से बनी है। सुपर अडोब मतलब इसमें कोई कंक्रीट या स्टील नहीं होता? बिल्कुल नहीं, स्थानीय मिट्टी को ही बोरों में भरकर इमारतों का ढांचा तैयार किया जाता है। रुको, मतलब सिर्फ मिट्टी के बोरों से इमारत? हाँ बिल्कुल। लेकिन यार, यहाँ तो खाड़ी की भयंकर गर्मी होती है और मैंने सुना ये भूकंप वाला इलाका भी है, तो मिट्टी के बोरे भूकंप से इमारत को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, यही तो इस तकनीक का असली विज्ञान है। जब मिट्टी को बोरों में भरकर उन्हें गुंबद यानी डोम के आकार में रखा जाता है तो वजन एकदम बराबर बढ़ जाता है। अच्छा, क्योंकि गुंबद वास्तुकला के सबसे मजबूत डिजाइनों में से एक है। सही कहा। और जब भूकंप आता है ना, तो कंक्रीट की तरह ये इमारत चटकती नहीं है। तो क्या होता है? मिट्टी के बोरे झटके को सोख लेते हैं। वे थोड़ा हिलडुल सकते हैं लेकिन इमारत को गिरने नहीं देते। ये एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। अरे वाह! और गर्मी का क्या? जहां तक गर्मी का सवाल है तो मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है। ये थर्मल मास का काम करती है। मतलब दिन की भयंकर गर्मी को सोख लेती है और अंदर नहीं जाने देती, और रात को जब तापमान गिरता है तो वो गर्मी धीरे धीरे बाहर निकलती है।
ये प्रकृति का अपना एयर कंडीशनर है। मतलब ये वास्तुकला इस द्वीप से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक जीवित हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन इस रंग और शोर से भरी दुनिया से थोड़ा आगे चलें तो इस द्वीप पर एक जगह ऐसी है जो इस पूरे माहौल के बिल्कुल विपरीत है। आप उस सफेद नमक की गुफा की बात कर रही हैं ना? हाँ, सफेद नमक की एक विशाल गुफा। यहाँ के लोग इस गुफा को द्वीप की रक्षक देवी मानते हैं। और उसकी शांति। हाँ, जब उस गुफा के अंदर कदम रखा जाता है ना, तो बाहर की दुनिया का सारा शोर, लहरों की आवाज, हवा, जहाजों का शोर, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहाँ पूर्ण शांति होती है। इतनी शांति कि इंसान अपनी खुद की सांसों की आवाज और यहाँ तक कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुन सकता है। देखिए, इस शांति के पीछे भी एक विज्ञान काम करता है, ध्वनि विज्ञान। अच्छा, वो कैसे? नमक की वो जो खुरदुरी परतें होती है ना, वो किसी साउंड प्रूफिंग फोम की तरह काम करती हैं, जो बाहर के हर आवाज को सोख लेती हैं। ये विरोधाभास दार्शनिक रूप से भी कितना गहरा है। एक तरफ गुफा के अंदर की वो आदिम शांति है जहां इंसान खुद से जुड़ सकता है, और ठीक उसी के बाहर, उसी पानी में खरबों डॉलर के वैश्विक व्यापार का शोर और तनाव मंडराता रहता है। बिल्कुल, वो गुफा लाखों सालों में क्रिस्टल बने नमक की परतों का नतीजा है। हाँ, जब बारिश का पानी इस नमक को घुलाता है और फिर खाड़ी की तेज धूप में वो पानी तेजी से भाप बन जाता है, तो जमीन पर नमक की सफेद धाराएं जम जाती हैं। प्रकृति सच में सबसे बड़ी कलाकार है, और इसी कलाकारी का एक और शानदार नमूना है यहाँ की मूर्तियों की घाटी या वैली ऑफ स्कल्पचर्स। वो घाटी जो 70 से अधिक रंगों का संगम है। हाँ, लाल और पीले रंग तो फिर भी आम है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि भूविज्ञान में बैंगनी रंग का इतने बड़े पैमाने पर मिलना बहुत दुर्लभ माना जाता है। बिल्कुल दुर्लभ है, और यहाँ पहाड़ियों पर बैंगनी और पीले रंग की नसें एक साथ बहती हुई दिखती हैं। और हवा, बारिश और समंदर के हारे पानी ने मतलब लाखों सालों में इन चट्टानों को ऐसे तराशा है कि वो आकृतियां ड्रैगन, गरुड़ और सोच में डूबे इंसानी चेहरों जैसी दिखाई देती हैं। तो देखिए, ये अजीबोगरीब आकृतियां ऐसी ही जादू से नहीं बन गईं। इसके पीछे डिफरेंशियल इरोजन काम करता है। डिफरेंशियल इरोजन मतलब अलग-अलग गति से होने वाला कटाव? हाँ, जो चट्टानें नरम थीं वो समय के साथ कट गईं और बह गईं, और जो कठोर खनिजों से बनी थीं वे इस तरह के अनोखे आकार लेकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। ये आकृतियां डीप टाइम यानी उस भूगर्भीय समय की याद दिलाती हैं जो इंसान की सोच से भी परे है। सही बात है। और जब इन चट्टानों के बीच से गुजरते हुए 50 मीटर ऊंची उस आखिरी चट्टान पर पहुंचते हैं जहां से नीचे पारस की खाड़ी का नजारा दिखता है, तो वहां एक बहुत ही विनम्र कर देने वाला एहसास होता है। हाँ, उन चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मौजूद हैं, जो ये साबित करते हैं कि कभी ये पूरी ऊंची घाटी गहरे समंदर के नीचे हुआ करती थी। और नीचे उन नीले पानी में शांति से गुजरते हुए तेल के विशाल टैंकरों को देखकर यही महसूस होता है कि मानव सभ्यता का ये सारा संघर्ष, ये सब सीमाएं और युद्ध प्रकृति के शाश्वत समय के सामने कितने छोटे और क्षणिक हैं। बिल्कुल, प्रकृति का समय चक्र बहुत विशाल है, लेकिन इसके बावजूद मानव सभ्यता ने हमेशा से इस भूगोल पर कब्जा करने की कोशिश की है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो इस जगह पर पुराने साम्राज्यों की गूंज आज भी सुनाई देती है। पुर्तगाली एडमिरल अफोंसो डी अल्बुकर्क का नाम इतिहास में बहुत मशहूर है। हाँ, उसने यहाँ लाल रंग के ज्वालामुखी पत्थरों से एक विशाल किला बनवाया था। उस एडमिरल की रणनीति एकदम साफ थी। उसका मानना था कि जो कोई भी मलक्का, अदन और होर्मुज पर कब्जा कर लेगा वो पूरी दुनिया के व्यापार पर राज करेगा। लेकिन यार, एक सवाल जहन में आता है, होर्मुज जैसे द्वीप पर जहाँ पीने का पानी तक मौजूद नहीं था और गर्मी इतनी जानलेवा थी, हाँ, वहाँ इतना बड़ा किला बनाकर सैनिकों को तैनात करना क्या कोई समझदारी का काम था? वही तो। देखिए, अगर 16वीं सदी के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी थी। तब ये जल डमरू मध्य कच्चे तेल का नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच होने वाले मसालों के व्यापार का रास्ता था। एकदम सही। काली मिर्च और लौंग उस समय सोने के भाव बिकते थे। पुर्तगालियों ने अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ वास्तुकला को ढाला। भयंकर गर्मी से बचने के लिए उन्होंने कुछ किया था ना? हाँ, उन्होंने किले के अंदर गॉथिक वास्तुकला का इस्तेमाल करते हुए एक भूमिगत चर्च बनाया। गॉथिक आर्च और ऊंची छतें हवा को नीचे ठंडा रखती थी। और पानी के लिए उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को सहेजने के लिए विशाल भूमिगत कुंड बनाए।
और ये कुंड इतने बड़े थे कि घेराबंदी के दौरान भी उनके सैनिक महीनों तक बिना बाहर निकले जिंदा रह सकते थे। बिल्कुल। हाँ, ये तो हुई हॉर्मुज और पुर्तगालियों की बात, लेकिन इसी जलडमरू मध्य के दूसरी तरफ ओमान का मुसंडम प्रायद्वीप है, जिसे मध्य पूर्व का नॉर्वे भी कहा जाता है। हाँ, पहली बार में तो इंसान हैरान रह जाता है कि मध्य पूर्व के रेगिस्तानी इलाके में कोई ऐसी जगह कैसे हो सकती है जिसकी तुलना नॉर्वे के बर्फीले फ्योर्ड से की जाए। क्योंकि यहाँ की घाटियां बहुत गहरी हैं और समंदर का पानी जमीन के बहुत अंदर तक आता है। पर ऐसा है क्यों? ये तुलना सिर्फ उसकी भौगोलिक शक्ल की वजह से है। मुसंडम का ये अनोखा भूगोल टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने का सीधा नतीजा है। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स। हाँ। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी मेज पर एक मोटी डिक्शनरी रखी हो और उसके नीचे एक पतली किताब को जबरदस्ती खिसकाया जाए तो ऊपर वाली किताब के पन्ने मुड़ने और धंसने लगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही मुसंडम में हो रहा है। अरेबियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है। इसके दबाव से जमीन के किनारे धंस रहे हैं और उन धसी हुई गहरी घाटियों में समंदर का पानी भर गया है। और इसी दुर्गम भूगोल का फायदा 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य ने उठाया था। ओहो, ब्रिटिश साम्राज्य। उन्होंने मुसंडम के एक छोटे से चट्टानी द्वीप पर अपना टेलीग्राफ द्वीप स्थापित किया था। हाँ, ये लंदन से कराची तक संदेश भेजने वाले अंडर वाटर केबल नेटवर्क की एक अहम कड़ी थी। लेकिन इस जगह का इतिहास बहुत ही डरावना है ना? बहुत डरावना। ये जगह इतनी वीरान थी, यहाँ की गर्मी इतनी असहनीय थी और वो चट्टानें चारों तरफ से इस कदर घिरी हुई थी कि वहाँ तैनात अधिकारियों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता था। बाप रे! इसे आप आइसोलेशन सिंड्रोम कह सकती हैं। सोचिए, 19वीं सदी का समय, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं, तापमान 50 डिग्री के पार और चारों तरफ सिर्फ पानी और ऊंची चट्टानें। बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई साधन नहीं सिवाय उन टेलीग्राम मशीनों की टिक टिक के। हाँ, इसी मनोवैज्ञानिक दबाव और अकेलेपन की वजह से अंग्रेजी का मशहूर मुहावरा पैदा हुआ, गोइंग राउंड द बेंड, जिसका मतलब है पागल हो जाना। बिल्कुल, क्योंकि वे अधिकारी सचमुच उस घुमावदार घाटी के पीछे बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुके थे और उनके दिमाग ने उस भूगोल के सामने हार मान ली थी। ये सारी बातें फिर उसी विचार की तरफ इशारा करती हैं कि ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, यानी भूगोल ही भाग्य है। एकदम सही। चाहे वो 16वीं सदी में मसालों का व्यापार हो, 19वीं सदी के टेलीग्राम संदेश हो या आज का कच्चा तेल, इस एक चट्टानी रास्ते ने हमेशा दुनिया की डोर अपने हाथ में रखी है। और देखिए, भूगोल सिर्फ इंसानों का ही भाग्य तय नहीं करता, बल्कि ये जीव जंतुओं और पूरी पारिस्थितिकी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अप्रैल से जुलाई के बीच मुसुंडम प्रायद्वीप के आसपास समंदर में एक बिल्कुल अलग ही तरह की हलचल होती है। समुद्री जीवन की हलचल। ये वो समय है जब 10 मीटर लंबी व्हेल शार्क यहाँ आती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मछली। लेकिन इंसानों के लिए बिल्कुल शांत और हानि रहित। और गहरे नीले पानी में ओशनिक मंटा रे भी नजर आती हैं, जिनकी चौड़ाई 6 मीटर तक हो सकती है। अल पक्षी की तरह लगती हैं जो समंदर में उड़ रहा हो। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे विशाल जीव इसी एक जगह पे क्यों आते हैं? इसका कारण भी हॉर्मुज का भूगोल ही है। जब समंदर की ठंडी और गर्म धाराएं इस संकरे जलडमरू मध्य में टकराती हैं, तो नीचे का पानी तेजी से ऊपर आता है। हाँ, इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। ये नीचे का पानी अपने साथ ढेर सारे पोषक तत्व और प्लैंकटन लेकर सतह पर आता है। और ये प्लैंकटन व्हेल शार्क और मैंटा रे का मुख्य भोजन है। तो असल में हॉर्मुज का ये संकरा रास्ता समुद्री जीवों के लिए दुनिया के सबसे बड़े डाइनिंग टेबल में बदल जाता है। क्या बात है! और प्रकृति के इसी अनोखे चक्र और भूगोल के बीच बसा है कुमजार गांव। वो गांव जहां जाने के लिए जमीन पर कोई सड़क मौजूद ही नहीं है। हाँ, वहाँ सिर्फ पारंपरिक धाव नाव के जरिए समंदर के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो चीज इस गांव को दुनिया में सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ की भाषा, कुमजारी। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा गांव जो भूगोल के हिसाब से दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है, वो भाषा और संस्कृति के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा कैसे बन गया? इसके पीछे हॉर्मुज का वही व्यापारिक इतिहास है। हजारों सालों से इस रास्ते से गुजरने वाले दुनिया भर के नाविकों के लिए कुमजार ताजे पानी का इकलौता ठिकाना हुआ करता था। मतलब सब वहीं रुकते थे। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, एक पुर्तगाली नाविक पानी मांग रहा है,
एक भारतीय व्यापारी मसालों का सौदा कर रहा है और एक अरब मछुआरा अपनी नाव दिखा रहा है। सदियों तक ये होता रहा होगा। वहाँ के बच्चों ने ये सब सुना और इन सब अलग अलग भाषाओं के शब्दों के आपस में मिलने से एक बिल्कुल नई और अनोखी कुम्जारी भाषा का जन्म हुआ। ये तो एक तरह की सर्वाइवल लैंग्वेज बन गई। ये इस बात का बेहतरीन प्रमाण है कि इंसान चाहे कितनी भी दूर और दुर्गम जगह पर क्यों ना फंसा हो, बिल्कुल यहाँ के लोगों का जीवन भी पूरी तरह से मौसम और भूगोल के इस चक्र से बंधा हुआ है। सर्दियों में वे समुंदर से मछली पकड़ते हैं, लेकिन जब मुसंडम की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो पूरा गांव अपनी नावें लेकर पलायन कर जाता है, खासकर खजूर की खेती करने के लिए। और अगर आज के दौर के व्यापार की बात की जाए तो कस्साब के किले के पास रोजाना एक अलग ही ग्रे मार्केट का नजारा देखने को मिलता है। ईरान और कसाब के बीच रोज सैकड़ों छोटी स्पीड बोट्स तेजी से आती जाती हैं। हाँ, वो यहाँ भेड़ बकरियां लाते हैं और बदले में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी लेकर वापस जाते हैं। ये इस भू राजनीतिक चोक पॉइंट का वो रोजमर्रा का सच है जो किसी रडार पर नहीं दिखता। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटे ना, तो तस्वीर बहुत साफ और बहुत विशाल हो जाती है। बिल्कुल। होर्मुज और मुसंडम सिर्फ नक्शे पर बने कोई तनावपूर्ण सैन्य चेक पॉइंट नहीं है जहां जहाजों की चेकिंग होती है। ये 500 मिलियन वर्षों के भूविज्ञान, पुर्तगाली और ब्रिटिश साम्राज्यों की पुरानी महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। और एक दूसरे से जुड़ी हुई अनोखी भाषाओं और वेल शार्क जैसे विशाल समुद्री जीवन का एक जीता जागता म्यूजियम भी है। एक ऐसा म्यूजियम जहां हर पत्थर और हर लहर की अपनी एक अलग कहानी है। एकदम सही बात है। किश द्वीप यानी किश आइलैंड, स्थानीय लोग इसे फारस के खाड़ी का मोती कहते हैं और ये जगह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? क्योंकि ऊपर से देखने पर यह पूरी तरह से एक आधुनिक फ्री ट्रेड जोन है। बड़े बड़े चमचमाते मॉल हैं, टैक्स फ्री शॉपिंग है, यहाँ की सफेद और चांदी जैसी रेत चिलचिलाती धूप में भी ठंडी रहती है और माहौल इतना सुरक्षित है कि लोग अपनी कारों में ताला तक नहीं लगाते। अरे वाह, ये तो बहुत रेयर है आज के समय में। पुराना। जी हाँ, और ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, इसे एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बिना बिजली के जमीन के नीचे ये ठंडक आखिर पैदा कैसे होती है? इसके पीछे का विज्ञान सच में बहुत सटीक है। इसे कनात प्रणाली कहा जाता है। ये कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि पहाड़ों से ढलान के जरिए पानी को नीचे लाने वाली एक अंडरग्राउंड नहर होती है। अच्छा, तो पानी लगातार बहता रहता है? बिल्कुल। और जब जमीन के ऊपर बने बादगीर, जिन्हें विंड कैचर कहते हैं, वो गर्म हवा को पकड़कर इन सुरंगों के अंदर धकेलते हैं। फिर वो गर्म हवा नीचे बहते हुए ठंडे पानी से टकराती है। यहाँ पर शायद वो इवेपोरेटिव कूलिंग वाला विज्ञान काम करता है। एकदम सही पकड़ा। वाष्पीकरण का सिद्धांत। पानी उस गर्म हवा की गर्मी को सोख लेता है और उसे ठंडी ताजी हवा में बदल देता है। फिर यही ठंडी हवा रहने की जगहों तक पहुंचाई जाती है। और सबसे अद्भुत बात क्या है पता है? क्या? इस सुरंग की छत पर 270 से 570 मिलियन वर्ष पुराने सीपियों और मूंगों के जीवाश्म मौजूद हैं। रुको, मतलब करोड़ों साल पुराने कोरल फॉसिल्स? हाँ, और वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वो इस पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने का काम भी करते हैं। ये तो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है जो सदियों से बिना मशीन के चल रहा है। और पता है, इसी कीश द्वीप के एक किनारे पर 8वीं शताब्दी के हरीरे शहर के खंडहर भी हैं। ओह, जो उस समय के व्यापार की गवाही देते हैं। बिल्कुल। और दूसरे किनारे पर 1966 से फंसा हुआ एक विशाल ग्रीक जहाज है जो जंग खा रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे समय के अलग अलग हिस्से एक ही जगह पर आकर फ्रीज हो गए हों। खसाब हार्बर, वहाँ तो पुर्तगालियों का बनाया हुआ एक बहुत पुराना किला भी है ना? जी, जो याद दिलाता है कि पश्चिमी ताकतों ने इस जलमार्ग पर कब्जा करने की कितनी कोशिशें की थी। खसाब की एक परंपरा तो मुझे विज्ञान और लॉजिक के बिल्कुल उलट लगती है। वो कौन सी? मतलब आमतौर पर हमने देखा है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो लोग ठंडक के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, है ना? हाँ, हिल स्टेशंस इसीलिए तो बने हैं। लेकिन खसाब में इसका ठीक उल्टा होता है। भयंकर गर्मी के मौसम में जब पारा एकदम चढ़ा होता है, तब वहाँ के लोग पहाड़ों से नीचे समुद्र के स्तर पर आ जाते हैं ताकि वो खजूर की कटाई कर सकें। ओह, गर्मी में नीचे आना? हाँ, मतलब ये तो किसी भी आम इंसान की समझ से बाहर है कि कोई ठंडी हवा छोड़कर आग उगलती गर्मी में नीचे क्यों आएगा। यहाँ जो सबसे हैरत अंगेज बात है वो ये है कि इन लोगों ने इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए
जो जुगाड़ निकाला है वो हमारी आज की वास्तुकला को चुनौती देता है। मतलब उन्होंने कुछ खास तरह के घर बनाए? हाँ, उन्हें बैत एल कुफल कहा जाता है। ये खास पत्थर के घर हैं जिनका डिजाइन पूरी तरह से थर्मल मास की फिजिक्स पर आधारित है। इन घरों की नींव जमीन के स्तर से काफी नीचे खोदी जाती है ताकि धरती की ठंडक मिल सके। बिल्कुल, धरती के नीचे तापमान वैसे ही कम होता है और इनकी दीवारें विशाल और बेहद मोटी होती हैं। तो क्या ये मोटी दीवारें वो बाहर की लू और गर्मी को अंदर आने से रोकती हैं? हाँ, दिन के समय जब सूरज आग बरसाता है तो ये दीवारें धीरे धीरे उस गर्मी को सोखती हैं, पर गर्मी को अंदर तक पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। ओ, तब तक तो रात हो जाती होगी। एकदम सही। रात को बाहर का तापमान गिर जाता है और फिर वो दीवारें उस गर्मी को वापस बाहर की हवा में छोड़ देती हैं। और एक और बात, इन घरों के दरवाजे जानबूझकर बहुत छोटे बनाए जाते हैं ताकि बाहर की गर्म हवा अंदर ना जा पाए। मतलब ये तो एक तरह का प्राचीन कोल्ड स्टोरेज हो गया। हाँ, जब वो खजूर काटने नीचे आते हैं तो ये घर उन्हें ठंडे आश्रय की तरह बचाते हैं, और सर्दियों में जब वो वापस पहाड़ों पर जाते हैं तो यही घर उनके अनाज और पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक तिजोरी बन जाते हैं। इंसानों ने मौसम को मात देने का क्या गजब तरीका निकाला है। लेकिन इंसान तो घर बना लेता है। अगर हम इस खाड़ी के प्राकृतिक परिदृश्यों की बात करें तो लगता है कुदरत ने खुद यहाँ कुछ ऐसा बनाया है जो पृथ्वी का लगता ही नहीं है। आप चाय बहार की बात कर रहे हैं ना? हाँ, चाबहार शहर, इसका तो नाम ही चार बहार यानी 4 स्प्रिंग्स से आया है। ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंद महासागर से जो ठंडी और नम हवाएं आती हैं वो इस क्षेत्र को पूरे साल एक वसंत जैसा मौसम देती हैं। आसपास के इलाके सूखे से मर रहे होते हैं और यहाँ मौसम सुहावना रहता है। और इसी चाबहार के पास मार्टियन माउंटेन्स हैं। मंगल ग्रह जैसे पहाड़। बिल्कुल, कोई भी वहाँ खड़ा हो जाए तो अवाक रह जाएगा। मीलों तक सिर्फ भूरे, लाल और मटमैले रंग के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं। एक भी पेड़ पौधा नहीं है। हवाओं ने जमीन को ऐसे काटा है कि लगता है अभी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर वहां से गुजरेगा। और मजे की बात यह है कि उस एलियन जैसे सूखे परिदृश्य से कुछ ही दूरी पर प्रकृति का एक एकदम अलग रंग है, लिपर लेक। ओहो, वही गुलाबी पानी वाली झील? हाँ, इसका पानी एकदम चमकीला गुलाबी है और ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये माइक्रोबायोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये पानी गुलाबी क्यों है? कोई केमिकल है क्या? नहीं, इस झील में खास तरह के बैक्टीरिया और डूनालेआला सलीना नाम के सूक्ष्म शैवाल होते हैं। जब झील में नमक बहुत ज्यादा हो जाता है और धूप तेज होती है तो ये जीव खुद को बचाने के लिए लाल और गुलाबी रंग का एक पिगमेंट छोड़ते हैं। अच्छा, तो वो पिगमेंट पूरी झील को गुलाबी कर देता है? कैरोटिनॉइड पिगमेंट। इसके अलावा इस पूरी जगह का बहुत बड़ा कूटनीतिक महत्व भी है। चाबहार इस क्षेत्र का इकलौता डीप सी पोर्ट है जो सीधे महासागर से जुड़ता है। और ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बाहर भी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत अहम है। और पता है, इन विशाल जहाज़ों और गुलाबी झीलों के बीच वहाँ के स्थानीय बलूची लोग अपनी एक अलग ही वाइब्रेंट दुनिया बसाए हुए हैं। हाँ, उनके कपड़े और उनका वो तीखा सी फूड बहुत मशहूर है। बिल्कुल। खैर, प्रकृति के तराशने की बात हो रही है तो हम केशम द्वीप को कैसे भूल सकते हैं। ये तो मिडिल ईस्ट का पहला और इकलौता यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। हाँ, केशम आइलैंड तो भूविज्ञान का खजाना है। वहाँ की जो स्टार वैली है वो सच में एक लिविंग आर्ट वर्क है। वहाँ के लोगों में एक पुरानी किंवदंती है कि हजारों साल पहले आसमान से एक तारा ठीक उसी जगह गिरा था और उसी की वजह से वो अजीबोगरीब और नुकीली चट्टानें बन गई है ना। हाँ, ऐसा वो मानते हैं। कहानी तो बहुत अच्छी है, पर जियोलॉजी इसका एक अलग ही कारण बताती है। ये संरचनाएं कोई रातों रात नहीं बनी, इन्हें बनने में करीब 20 लाख साल लगे। 20 लाख साल? बाप रे। ये असल में नरम चूना पत्थर है यानी लाइमस्टोन, जिसके ऊपर कठोर चट्टान की एक परत है। जब तेज हवाएं और बारिश इस नरम हिस्से से टकराती हैं तो वो इसे लगातार काटती रहती हैं। तो उससे वो खाइयां और खंभे बन जाते हैं। लेकिन विज्ञान के इस सच के बावजूद स्थानीय लोग रात में इस स्टार वैली के पास जाने से डरते हैं। डरते क्यों हैं? उनका मानना है कि रात के अंधेरे में वहाँ आत्माएं भटकती हैं और अजीबोगरीब डरावनी आवाजें निकालती हैं। अरे, वो आत्माएं नहीं हैं, वो डर पूरे तरह से ध्वनि की यानी एकॉस्टिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। अच्छा, वो हवा की आवाज है क्या? हाँ, रात में जब तेज हवाएं इन संकरी दरारों और चट्टानों के बीच से गुजरती हैं तो बर्नौली प्रभाव पैदा होता है। हवा का दबाव बदलता है
और वो उन चट्टानों को एक बहुत बड़ी प्राकृतिक बांसुरी में बदल देता है। ओहो, मतलब वो बांसुरी से मिचलने वाली फुसफुसाहट को लोग भूतों की आवाज समझ लेते हैं। बिल्कुल। साउंड का ही एक और कमाल वहाँ की चकोह गॉर्ज में दिखता है। इसका मतलब होता है कुओं का पहाड़। वहाँ चट्टानों के बीच के रास्ते बहुत संकरे हैं ना। इतने संकरे के इंसान को सिकुड़कर निकलना पड़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप उन चट्टानों के बीच गहरे अंदर जाते हैं तो बाहर की दुनिया का सारा शोर अचानक गायब हो जाता है। वो चट्टानें साउंड फिल्टर का काम करती होंगी। एकदम सही। वो हर तरह की ध्वनि को सोख लेती हैं और वहाँ एक बहुत गहरा सन्नाटा छा जाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस सूखी जगह पर भी स्थानीय लोगों ने बारिश का पानी बचाने के लिए चट्टानों के बीच कुएं खोद रखे हैं। ये सन्नाटा और वो कुएं, ये दोनों ही दिखाते हैं कि इंसान मुश्किल से मुश्किल जगह में भी जीवन खोज लेता है। बिल्कुल। लेकिन अब इस खामोश और पथरीले सन्नाटे से थोड़ा बाहर आते हैं और खाड़ी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जीवन सबसे ज्यादा शोर मचाता है, हेंगम द्वीप, जहां डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। हाँ। एक तरफ हॉर्मुज़ का वो हिस्सा है जहां हमेशा भारी मिलिट्री और टेंशन रहती है। हाँ। लेकिन उसी पानी में हेंगम द्वीप के पास बॉटल नोज और हम्बैक डॉल्फिन एकदम आजादी से तैरती हैं। प्रकृति का अपना अलग ही बैलेंस है। और रात में वहाँ लहरें चमकती हैं, वो बायोल्यूमिनेसेंस प्लैंकटन की वजह से, और दुर्लभ हॉक्सबिल कछुए भी आते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा उलझन में डाल दिया। कौन सी बात? वहाँ का हरा जंगल। हाँ। वहाँ एविसिनिया मरीना नाम के मैंग्रोव पेड़ हैं। हाँ। अब हमने तो विज्ञान में यही पढ़ा है कि पौधों को मीठा पानी चाहिए होता है। हाँ, खारा पानी तो जड़ों को सुखा देता है। तो फिर एक पूरा का पूरा हरा भरा जंगल जो सीधे पारस की खाड़ी के खारे पानी में डूबा हुआ है, वो जिंदा कैसे है? वो इतना नमक कैसे बर्दाश्त कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब बॉटनी के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। अच्छा, ऐसा क्या है उन पेड़ों में? इन पेड़ों के अंदर एक पूरी तरह से प्राकृतिक डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है, मतलब पानी से नमक अलग करने की मशीन। पेड़ के अंदर? हाँ, शुरुआत उनकी जड़ों से होती है। इन पेड़ों की जड़ों में एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है। जब पेड़ पानी सोखता है तो ये झिल्ली करीब 90% नमक को वहीं रोक देती है। अरे बाप रे, मतलब जड़ें ही एक छलनी का काम कर रही हैं। लेकिन वो बाकी बचा हुआ 10% नमक, वो तो पेड़ के अंदर जाता होगा। बिल्कुल जाता है, और उसे बाहर निकालना भी जरूरी है। इसके लिए इन पेड़ों की पत्तियों में खास नमक ग्रंथियां यानी सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्रंथियां क्या करती हैं? वो उस बचे हुए नमक को पत्तियों की सतह पर धकेल देती हैं और वहां वो नमक क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है और बाद में हवा या बारिश से झड़ जाता है। पेड़ सिर्फ शुद्ध मीठे पानी का इस्तेमाल करता है। ये तो सच में एक लिविंग आरओ मशीन है। और इसका असर पूरे इकोसिस्टम पर कितना गहरा पड़ता होगा? बहुत गहरा। वो नमकीन पत्ते आसपास के ऊंटों और बकरियों के लिए बहुत बढ़िया चारा बन जाते हैं। और मैंने सुना है कि हाई टाइड में तो ये पूरा जंगल पानी में तैरता हुआ लगता है। हाँ, पानी तनों को ढक लेता है, लेकिन जब पानी नीचे जाता है तो कीचड़ में धसी इनकी वो रहस्यमयी जड़ें बाहर आ जाती हैं, जो हवा में सांस लेती हैं। और वो जड़ें फिर छोटी मछलियों और झींगों के लिए एक सुरक्षित नर्सरी का काम करती हैं। मतलब एक अकेला पेड़ पूरी फूड चेन चला रहा है। बिल्कुल। और इस अद्वितीय वातावरण ने सिर्फ जानवरों और पेड़ों को ही नहीं, बल्कि इंसानों की संस्कृति को भी एक अनोखा रूप दिया है, जिसे बंदरी संस्कृति कहते हैं। हाँ, बंदरी संस्कृति। जब भी इसकी बात होती है तो वहाँ की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बोर्ग मास्क का जिक्र जरूर आता है। हाँ, वो जो बहुत ही डिजाइनर से मास्क होते हैं। पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि ये कोई रहस्यमयी आभूषण है, लेकिन ये कठोर कपड़े और कढ़ाई से बने मास्क असल में चेहरे को चिलचिलाती धूप और नमक भरी रूखी हवाओं से बचाते हैं। ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये फैशन और सर्वाइवल का एक कमाल का मिक्स है। पता है, इन मास्कों के रंग और शेप को देखकर आप बता सकते हैं कि महिला की उम्र क्या है। रुको, सच में? उनके वैवाहिक स्टेटस का भी पता चल जाता है। हाँ। यहाँ तक कि वो खाड़ी के किस गांव से हैं, ये भी उनके मास्क के डिजाइन से पता चल जाता है। ये तो पहचान का बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन इस पूरे एपिसोड, मेरा मतलब है इस पूरी चर्चा में, जिस एक चीज ने मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा दिया, वो है बंदरी संस्कृति के लेंस जहाज। लेंस जहाज, जिन्हें यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। हाँ, और मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी इंजीनियरिंग। ये कोई छोटी नावें नहीं है, ये विशाल व्यापारिक जहाज हैं और इन्हें पूरी तरह से हाथों से बनाया जाता है
वो भी बिना किसी ब्लूप्रिंट या नक्शे के। बिना किसी डिजाइन पेपर के। बिल्कुल। एक इंजीनियर की नजर से सोचिए, इतना बड़ा जहाज जो दोनों तरफ से एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, वरना वो डूब जाएगा। उसे बिना किसी गणितीय चित्र के बनाना तो असंभव लगता है। एक छोटी सी गलती और पूरा जहाज समंदर में समा सकता है। ये लोग बिना नक्शे के ये परफेक्शन कैसे लाते हैं? तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया का सबसे मुश्किल ज्ञान हमेशा कागज या कंप्यूटर में नहीं होता। तो फिर कहाँ होता है? इन जहाजों को बनाने वाले मास्टर बिल्डर्स को गल्फत कहा जाता है। वो लोग पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान, लोकगीतों और अपने अंतर ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। लोग गीतों से जहाज बनाते हैं? हाँ, वो इन जहाजों को बनाने के लिए इंसानी शरीर के अनुपातों का इस्तेमाल करते हैं। सिमेट्री के लिए वो बस एक साधारण सा प्लम लाइन यानी वजन लगा धागा इस्तेमाल करते हैं और अपनी आंखों के तजुर्बे पर भरोसा करते हैं। और लकड़ी को मोड़ने के लिए? उसके लिए जानवरों की चर्बी और आग का उपयोग होता है। ये एक ऐसा अनुभवात्मक गणित है जो किताबों में नहीं बल्कि उनके हाथों और दिमाग में बसा है। ये सच में अविश्वसनीय है। और इन्हीं मजबूत बिना नक्शे के बने जहाजों ने सदियों तक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और भारत के बीच मसालों और खजूर के व्यापार को जोड़े रखा। इस ज्ञान की तो कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो जैसे जैसे हम इस लंबी चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं, एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी सिर्फ तेल, ऊर्जा या दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने वाले चोक पॉइंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम कूटनीति का वो धुंधला चश्मा उतारते हैं तो इस खाड़ी की लहरें, चट्टानें और यहाँ के लोग मानवता की एक बहुत गहरी कहानी सुनाते हैं। जीवन की ऐसी आज़ादी और प्रकृति के साथ ऐसा सामंजस्य दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो एनालॉजी हमने शुरू में दी थी उस नीरस बैंक वॉल्ट के अंदर छपे रहस्यमयी बगीचे की, वो अब एकदम सच महसूस होती है। और इस पूरी यात्रा के बाद एक विचार है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है और मैं चाहता हूं कि हम सब इस पर सोचें। वो क्या है? आज की इस दुनिया में जहां हम हर जगह सिर्फ लकीरें खींचने, बॉर्डर बनाने और संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ में लगे हैं, वहां भूगोल और संस्कृति का ऐसा कितना खजाना है जो हमारी नजरों के ठीक सामने है, लेकिन भू राजनीतिक शोर शराबे के कारण हम उसे देख ही नहीं पाते। ये बहुत ही गहरी बात है। मतलब सोचिए ना, क्या दुनिया की असली ताकत सिर्फ उन कंक्रीट के सैन्य अड्डों में है या फिर उस प्राचीन ज्ञान में जो आज भी बिना ब्लूप्रिंट के विशाल जहाजों को समंदर पार कराता है और भयंकर गर्मी में भी जीवन को पनपने का रास्ता दिखाता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक के लिए खोजते रहिए और सीखते रहिए।